नमस्कार साथियों, मैं अमित द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। नाम क्या है? हमारा देश भारत से चैप्टर 7, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो आज हम भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी ज्योग्राफी, ये कहाँ पर स्थित है पूरे विश्व मैप में, इसी सब के बारे में यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत क्या है? एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में यह अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो मैप जब आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जब इस साइड आप देखेंगे तो ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ यानी दक्षिण होता है। तो हमारा प्यारा भारत कैसा है? इसका भौगोलिक विस्तार काफ़ी बड़ा है। इसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। इसके पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इसके दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और इसके पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। अच्छा, इसको प्रायद्वीप क्यों बोला जाता है? हमारे भारत देश को अक्सर प्रायद्वीपी भारत बोला जाता है। तो इसको प्रायद्वीप क्यों बोला जाता है? प्रायद्वीप बोलने का तात्पर्य ये होता है कि स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा है, उसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। जैसे कि हमारा भारत पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, यानी तीन तरफ से घिरा हुआ है जल से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? इसकी मान लीजिए मतलब क्या होता है, इसकी लेंथ और ये जो विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया जाता है तो ये निकल के आता है क्षेत्रफल। तो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। रूस को आप मैप में देखिएगा, एशिया और यूरोप दोनों में वो जाता है, यानी सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप का। हमारे भारत का नंबर 7वें नंबर पर आता है। आगे देखते हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। यानी ये ऊपर से लेकर यानी कि उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर, एवं पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। तो भारत में क्या है? महामरुस्थल, जैसे कि राजस्थान में आप देखते हैं वहाँ पे डेजर्ट है। ये उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान जैसे गंगा यमुना का मैदान जो दिल्ली वगैरह है, सभी उत्तरी मैदान के अंतर्गत आ जाएंगे। पठार भी है, जैसे छोटा नागपुर का पठार आपने सुना है। उसके बाद तटीय भाग भी है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तटीय, मतलब पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? विभिन्नता। कई मतलब विभिन्न प्रकार के यहाँ पे स्थल भाग पाए जाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। तो हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है? बहुत भिन्न है, यानी हर इतने बड़े भूखंड पे हर जगह की जलवायु एक समान नहीं, सभी जगह की अलग अलग है। उसी तरह से क्या है, जीवों की भी कई प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं और भाषाएँ भी यहाँ पे कई तरह की बोली जाती हैं। तो यानी बहुत सारी विविधता है हमारे देश में। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं। मतलब इतनी भिन्नता होने के बाद भी हमारे देश में क्या है? एकता। आपने सुना होगा, एक विभिन्नता में एकता, तो यही है जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ये अब 2011 से पता नहीं, ये पहले लिखी गई होगी। तो अब क्या है, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है और विश्व का प्रथम देश बन गया है। किस मामले में? जनसंख्या के। पहले चीन हमसे आगे हुआ करता था, लेकिन अब चीन हमसे पीछे हो चुका है। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? आइए देखते हैं। आपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि इसी क्लास के पिछले चैप्टर में, तो उसी के अनुसार आप यहाँ पे देखते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पे है ग्लोब पर। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, ये तो आप अगर वो चैप्टर देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है हमारे भारत देश के मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों का विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अगर विश्व को हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी।
बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। अंतर होता ही है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ जो गुजरात है वहाँ से लेकर जो लास्ट का अरुणाचल प्रदेश है वहाँ तक काफ़ी डिस्टेंस है, लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का भी डिफरेंस होता है समय का यहाँ पे। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2, यानी कि यहाँ पे पहले देख लीजिए कि आप जानते हैं एक बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है रूस के कितने मानक समय है? तो रूस के बारे में वहाँ पे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आपको पता होगा कितने होंगे। और हमारे भारत में कितने हैं? 1 है। स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी देशांतर कौन सी, यानी जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनके लिए एक अंश का मान किसके बराबर होता है? 4 मिनट के, और 15 अंश का मान 1 घंटे के बराबर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यानी कि गुजरात में बाद में होता है, बट पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश इधर स्थित है यहाँ पे सूर्य 2 घंटे पहले उग जाता है, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद यहाँ पे उगता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। देखिए 82.5 डिग्री लगभग यहाँ से इस तरह से गुजरता है। इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि देश के मध्य से होकर गुजरेगी। इधर से लेकर इधर का जब आप विस्तार देखेंगे तो इसका मध्य जहाँ पे है वहीं से इसको बनाया गया है ताकि समय में ज़्यादा अंतर न रहे यहाँ पे। आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं को छूकर जाती है। इन देशों के नाम का पता लगाइए। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान की इसकी सीमा टच होती है, चीन से होती है, नेपाल से होती है, भूटान से होती है, म्यांमार से होती है, बांग्लादेश से होती है, और इधर अफ़गानिस्तान से भी टच होता है। बट ये वाला भाग अभी क्या है, शायद पाकिस्तान के कंट्रोल में है, यानी POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। उसके अलावा ये श्रीलंका से आप देख लीजिए, ये तो स्थल वाले हो गए, स्थल भागों से इतने देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। और जल के माध्यम से कितने देशों से? एक श्रीलंका से और एक मालदीव से। मालदीव इधर कहीं पड़ता है। अच्छा, भारत और कहाँ पे? यहाँ पे है लक्षद्वीप है यहाँ पे, और इधर है अंडमान, ये भी क्या है, भारत का ही पार्ट है। तो स्थल भाग में से सीमा तो कितने देशों के साथ हमारे देश की सीमा लगती है? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देशों से सीमाएं लगती हैं। उसके अलावा 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी जलीय सीमा है। ये अब भारत का राजनीतिक मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी यहाँ पे राज्य दर्शाए गए हैं। आप किस राज्य के हैं? अपने राज्य का नाम जरूर लिख के बताइएगा कमेंट में। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, यहाँ पे हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। इधर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी, इधर पश्चिम की तरफ अरब सागर, और ये नीचे कौन क्या है, हिंद महासागर। 82.5 डिग्री ये जो रेखा देशांतरी गुजरती है, ये यही समथिंग होनी चाहिए, यही है। ये क्या है, हमारी मानक समय रेखा है जिसके अनुसार पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। तो जितने भी देशों के साथ भारत की बाउंड्री लगती है उनमें से कितने देश हैं जिनके साथ इसकी सीमा नहीं टच होती, मतलब समुद्रों की? तो एक तो इधर हो गया अफ़गानिस्तान, उसकी नहीं टच होती, पाकिस्तान के बाद है। इधर चीन हो गया, उसकी नहीं टच होती है। यहाँ पे नेपाल हो गया, उसकी नहीं टच होती है, और सिक्किम की नहीं टच होती। यानी 4 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं टच होती। उसके अलावा बांग्लादेश की भी सीमा बंगाल की खाड़ी में टच होती है, म्यांमार की भी बंगाल की खाड़ी में, और इधर पाकिस्तान की अरब सागर में टच होती है। आगे देखते हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो इस समय भारत कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है? तो इसमें भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर इस समय क्या है, और लद्दाख को UT बना दिया गया है। पहले ये क्या था, 2019 से पहले क्या थे, ये राज्य के उसमें था। अब क्या हो गया है, ये UT के रूप में है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इस समय मतलब 2014 में क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था किसका, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश को बांटकर 2 भागों में बांट दिया गया था। एक आंध्र प्रदेश पहले से था और एक तेलंगाना नया बना दिया गया था। भारत दिल्ली की राजधानी है, यानी कि जो मुख्य कार्य देश का निर्णय लिए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, दिल्ली। यानी राजधानी क्यों बना जाती है, राजधानी एक प्रशासनिक इकाई होती है, वहाँ से सारे देश के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। भाषाओं के ही आधार पर सबसे पहले देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ,
कमेटी बनाई। कमेटी ने यह निर्णय लिया कि भाषा के आधार पर देशों मतलब भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन हम नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट होने लगता है कि हमें भाषा के आधार पर ही चाहिए राज्य। तो काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट चलता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी बात मान लेते हैं और सबसे पहला भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया जाता है। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का निर्माण होता है, आंध्र प्रदेश का ही हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। आप भी किसी न किसी जिले के ही होंगे, तो राज्यों को फिर जिलों में बांटा गया। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए तो बिहार सबसे बड़ा राज्य है, मतलब जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार सबसे आगे है। भौतिक विभाजन, इसके पहले यहाँ पे देखते हैं जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत सी महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि नदी जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर लाती है और उसको कहीं ना कहीं पे जमा कर देती है, जो कि जलोढ़ निक्षेप कहलाता है। ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी क्या होती है, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। ये मान लीजिए कोई नदी इस तरह से बह रही है और सारी नदियाँ कई यहाँ पे आकर इस तरह से इसमें मिल जाती हैं, तो ये इसकी क्या कहलाती हैं, सहायिका, यानी उसकी सहायता करने वाली। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, यानी भारत में कई प्रकार की भौतिक आकृतियाँ पाई जाती हैं। भौतिक आकृतियों का मतलब क्या हो गया, जैसे पहाड़ियाँ हो गई, मैदान हो गए, पठार हो गए, ये सभी भौतिक आकृतियाँ हैं। जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, तट हो गया, द्वीप समूह। द्वीप समूह कैसे, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सभी समुद्र के बीच में स्थित हैं, इसलिए इसको द्वीप बोला जाता है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी कि हमारे देश के उत्तर में हिमालय हो। संतरी का मतलब क्या हुआ कि सुरक्षा करता है। ठंड के मौसम में जब साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं, अगर हिमालय ना होता तो हमारे यहाँ वो हवाएं पहुँचती तो इससे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती कि हम लोग शायद उसको सह भी ना पाते, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है। तो वो क्या करता है, उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक के रखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संतरी। इसके अलावा हिमालय क्या करता है, जो भी हमारे यहाँ बारिश होती है वो हिमालय ही करवाता है, बादलों को रोक करके बारिश इधर ही करवा देता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ़, और आलय का मतलब उसके रहने का स्थान, यानी हिमालय का मतलब बर्फ़ का घर है। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं, तो हिमालय पर्वत को कितनी श्रृंखलाओं में बांटा गया, 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया। इस तरह से एक श्रृंखला, ये दूसरी श्रृंखला और ये तीसरी, इस तरह से इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय कहा जाता है, यानी सबसे उत्तर का मतलब जो सबसे ऊपर है उसको क्या बोला जाएगा, बृहत हिमालय या हिमाद्री बोला जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, तो इस श्रृंखला में क्या है, सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमांचल, दूसरे वाले को क्या बोला जाता है, मध्य हिमालय या फिर हिमांचल। ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, तो हिमाद्री सबसे ऊपर हो गया, इसके दक्षिण में मध्य हिमालय या हिमांचल है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। यहाँ पे क्या है, बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ियाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। आप मैप में देखिएगा, जियोग्राफी का मैप, वहाँ पे आपको मिल जाएगी सेकंड पार्ट में। दक्षिण में स्थित श्रृंखला, जो सबसे नीचे सबसे दक्षिण में स्थित है, इसको क्या बोला जाता है, शिवालिक श्रृंखला बोला जाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय जहाँ से ही समाप्त होता है उसके नीचे क्या स्टार्ट होता है, दिल्ली वगैरह जैसे, और राजस्थान हो गया, इधर हरियाणा हो गया, ये सभी स्टार्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, ये क्या कहलाता है, उत्तरी मैदान कहलाता है, जो कि हिमालय के जस्ट नीचे से ही शुरू होता है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं, यानी ये सभी नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ बहाकर जो भी लाती हैं वो इस मैदान में लाकर डिपॉजिट कर देती हैं। मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, नदियों के द्वारा ये जो मैदान बनाए गए हैं वो काफ़ी उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, वहाँ पे खेती काफ़ी अच्छे से होती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, और जहाँ पे खेती होती है तो वहीं पे क्या होता है, अक्सर ज़्यादातर भीड़ भाड़ होती है, और मैदानों में कई तरह की सुविधाएं इंसानों को मिल जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मैदानों में ही लोग रहा करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फैक्ट है कि आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिन्हें सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, डेल्टा का मतलब क्या होता है, यानी एक तो देखिए जहाँ से नदी स्टार्ट होती है वो, उसके बाद वो बहते बहते समुद्र से मिलने से पहले जस्ट थोड़ा पहले इस तरह से कई हिस्सों में बट करके फिर समुद्र में गिरती है। तो इसी तरह गंगा और इधर से आकर के ब्रह्मपुत्र भी, जहाँ समुद्र में बंगाल की खाड़ी मिलती है तो कई भागों में इस तरह से बट जाती है। बढ़ती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है कि वो एक क्रम में बह ही नहीं पाती, तो उसको जिधर से रास्ता मिलता है उधर से ही बहकर वो समुद्र में जाती। तो इसके बीच में ये जो भाग स्थित होता है यही
डेल्टा कहलाता है। यानी नदी अपने अंतिम अवस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसी डेल्टा के बारे में बताया जा रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो निर्माण करती हैं उसको क्या बोला जाता है? सुंदर भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। नदी का मुहाना मतलब जहाँ पे नदी समाप्त हो रही है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है कहाँ कहाँ पे है? देखिए हमारे पश्चिम बंगाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, ये दूसरा देश, इनके बीच में, इनके बॉर्डर पे ही ये बनता है और ये सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। पश्चिमी भाग क्या होता है? आप मैप में आपके पश्चिमी भाग में क्या है? महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। राजस्थान में आप जाते होंगे, जैसलमेर वगैरह, उधर आप देखिएगा आगे जाकर, अगर कभी जाएं तो वहाँ पे क्या है? मरुस्थल है। यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, पानी बहुत कम होता है, इसलिए शुष्क रहता है और यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। सिर्फ वही पाई जाती हैं जो वहाँ पे रह सकें। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यानी कि सबसे पहले हिमालय हो गया, हिमालय के बाद क्या है? उत्तरी मैदान है, उसके बाद क्या है? प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति किस तरह की है? इसकी आकृति भी त्रिभुज के आकार की है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर और पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। यानी ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके उत्तर और पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि हमारे सबसे मतलब बहुत पुरानी एक पर्वत की श्रृंखला है। और ये कैसी है? बलित पर्वत यानी कि फोल्डेड पर्वत है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये अरावली विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में होकर, जहाँ पे नर्मदा नदी आपने सुना होगा बहती है, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर ही बहती है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी जैसी नदियाँ बहती हैं। तो नर्मदा और तापी नदियाँ इन विंध्य और सतपुड़ा के बीच से निकल कर जाती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। यानी कि बाकी सारी नदियाँ जो है वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं पूर्व की तरफ, लेकिन ये जैसे हो गया नर्मदा हो गया, तापीय नदियाँ उल्टी दिशा यानी कि इधर आकर के ये अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, तो ये पठार हो गया। इस पठार के इधर जो भाग है पश्चिम वाला, इसको क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट। और ये जो पूर्व में है इसको क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा समान है। यानी कि जो पश्चिमी घाट है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, जबकि पूर्वी घाट जो है बना हुआ है तो इस तरह से कई हिस्सों में बटा हुआ है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। तो पठारों में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पठारों में ही बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो इन पठारों में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, लौह पाया जाता है। घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। तो क्या है? जो पश्चिमी घाट है ये मान लीजिए पश्चिमी घाट मान लीजिए ये हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। तो उसके बाद इधर ओशियन समुद्र है और पश्चिम के उधर भी समुद्र है, लेकिन समुद्र और इन घाटों के बीच में भी छोटा सा भाग मैदान के रूप में। पश्चिमी घाट जो है वो काफ़ी सकरा यानी उसमें ज़्यादा जगह नहीं है, बट जो पूर्वी घाट है उसमें जो कटाव है उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जगह है, इसलिए उसको काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा तो आपने देख लिया कि क्या होता है। तो क्या करती हैं? जो भी डेल्टा बनाती हैं काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थिर है। यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, इन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के रूप में के ऊपर होती है, जो बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। एक यहाँ पे प्रवाल द्वीप दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये किससे बने हुए हैं? एक जंतु होता है जो कि पॉलिप कहलाता है, वो क्या होता है? मर जाता है। जब मर जाता है तो नेक्स्ट आगे उसकी पीढ़ी उसी के ऊपर क्या होता है? उनका निर्माण होता है और उनकी लाइफ साइकिल जैसे समाप्त होती जाती है उसके ऊपर एक अन्य लाइफ साइकिल चलती जाती है। इस तरह से होते होते काफ़ी कठोर भित्ति के रूप में बन जाता है। इतना कठोर होता है कि इसके ऊपर आप चल सकते हैं, यानी कि लैंड की तरह दिखने लगता है। यही हमारा क्या कहलाता है? प्रवाल भित्ति कहलाता है। से बनता है, इस समुद्री जीवों से बनता है जो कि छोटे छोटे होते हैं, उनके कंकाल से बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पंखुड़ी विद्या नाम की एक लड़की है, ये एक कविता लिखी हुई है। एक सवेरे पड़ी मनुष्य था,
एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर लिखा। एक कविता यहाँ पे लिखी है, तो किस पे लिखी गई? सुनामी। सुनामी क्या होती है? समुद्रों में तूफान के माध्यम से जब बहुत सारा पानी क्या होता है, लैंड में प्रवेश कर जाता है। मान लीजिए समुद्र के अंदर अचानक कहीं भूकंप आ जाता है, भूकंप की वजह से या फिर कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी पानी क्या होता है, लहरों के रूप में काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें 15-20 मीटर ऊंची लहरें चलती हैं। तो क्या करती हैं, भूमंडल यानी कि जो भी भूमि प्रदेश है वहाँ पे प्रवेश कर जाती हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है, नुकसान। वही क्या कहलाती है? सुनामी। सुनामी किस किस से उत्पन्न हो सकती है? या तो भूकंप आने से उत्पन्न हो सकती है, या फिर कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार से भी हो सकती है। जब आगे चलकर आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। यहाँ पे ये देख सकते हैं सुनामी की लहरें किस तरह से दिखाया गया। ये काफ़ी ऊंची होती है, मतलब 15-20 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची हो सकती हैं, और इतनी लहरें जब पानी लेकर आती हैं तो बहुत सारा विनाश भी साथ में लेके आती हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, सुनामी आप देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह हैं। ये जरूरी है क्योंकि अधिकतर कभी कभी बच्चों मतलब ज़्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि लक्षद्वीप और निकोबार भी हमारे भारत का ही पार्ट है, तो इसको याद रखा करिएगा। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप आपने पढ़ा क्या होता है? तो लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है? ये अरब सागर में है, और अंडमान एवं निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो क्या था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का एक सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 2004 में वहाँ पे सुनामी आ गई थी, तो पूरा आइलैंड ही समुद्र में समा गया है, वो बाहर नहीं दिख रहा। तो इतनी ज़्यादा मतलब खतरनाक वहाँ पे सुनामी थी। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने क्या पढ़ा, भारत की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा कि भारत पूरे ग्लोब में या पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे स्थित है। इसकी ज्योग्राफी में क्या क्या है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, हिमालय है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके अलावा हमने देखा कि भारत के साथ किस किस देश की सीमाएं छूती हैं। तो 7 देश हैं जिनके साथ स्थल सीमाएं, और 2 राज्य, एक हो गया श्रीलंका और एक हो गया मालदीव। इसके साथ हमारी जल सीमाएं, तो दोनों मिलाकर 9 हो जाते हैं, पर स्थल का ही ज़्यादातर पूछता है, तो याद रखिए 7 होती हैं। फिर हमने देखा हिमालय 3 पार्टों में बना हुआ है। एक हो गया उत्तरी हिमालय, एक हो गया मध्य हिमालय। उत्तरी हिमालय को बृहत हिमालय भी बोला जाता है, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणियाँ सबसे नीचे पाई जाती। उसके बाद क्या होता है, उत्तरी मैदान, उसके बाद पठार स्टार्ट हो जाता है हमारे देश में। तो इस तरह से कुछ हमारे भारत देश की ज्योग्राफी है। ये चैप्टर आपने ये सारा लेक्चर देखा है तो इसको आप अटेंड कर पाएंगे। अगर आपको किसी वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपका कोई डाउट है, आपको कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।